भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। तमाम बातें हो रही हैं। एक तरफ बात ये चल रही कि रोज नई दवाएं हैं सामने और उससे इलाज, कारगर इलाज 80% तक कोरोना मरीजों को यानी वो बच सकते हैं, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, इसकी बात हो रही है। नए डिजीज की मेडिसिन की बात हो रही है। तो दूसरी तरफ जानलेवा और परेशानी खड़ा कर रहा है एंटी फंगस, और ये एंटी फंगल ड्रग को लेकर तमाम तरह की बातें हैं कि क्या कैसे ये हो रहा है। और ब्लैक फंगस को लेकर जहां तक सवाल है, इस पर बड़ी चिंता बनी हुई है। लगातार लोगों के सवालों के घेरे में है। वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर तक तमाम बातें कह रहे हैं, और ऐसे में मरीज जो हैं, घर पे जो रहने वाले लोग हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस और जो फंगस, अब तो येलो फंगस और की भी बात हो रही है, व्हाइट फंगस की भी बात हो रही है, आखिर एक साथ ये कैसे सामने आ गए हैं, इनको लेकर तमाम सवाल हैं। आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं इस समय देश में मौजूद, वरिष्ठ, उनको आज मैंने पैनल में इंक्लूड किया है। उनसे सवाल जानने की कोशिश करेंगे और आखिर डिफरेंट वर्जन जो हैं उनके बीच में, यानी अभी भी लोग कहते हैं कि इस पे बातचीत की जरूरत है, तो वो बातचीत कैसे हो, कहां हो, ये प्लेटफॉर्म के जरिए आज निकालने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो पैनल मौजूद है, डॉक्टर एन.के. गांगुली हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व डीजी हैं ICMR के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ENT एक्सपर्ट है मैक्स हॉस्पिटल से। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल अग्रवाल। डॉक्टर सूर्यकांत उपाध्यक्ष हैं AMS लखनऊ से, एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में HOD हैं, हेड है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल हैं, एंजियोक्रोनोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैक्स हेल्थ केयर से हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आज आपने वक्त दिया। और डॉक्टर राहुल पंडित हैं, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस मुंबई से, टास्क फोर्स से। ये वो पैनल है जो आपके सवालों का सही जवाब दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर है क्या, क्यों है ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं अकस्मात 9000 से ज्यादा केसेस 18 राज्यों में, 14 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने महामारी घोषित कर रखी है। तो आखिर अकस्मात ये सिर्फ कारण डायबिटीज है, साफ सफाई का ढंग से ना होना है, क्रिटिकल केयर में लंबे समय तक एडमिट रहना है, यानी ICUs में रहना है या हॉस्पिटल में रहना है, या डायबिटीज के पेशेंट हैं और स्टेरॉइड्स दी गई हैं, ये एक कारण है। ये तमाम सारे मुद्दे जो आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। जो सबसे पहली बात जो है जिसको लेकर तमाम बातचीत है, डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि शुगर जो है वो एक रीजन है फंगल इन्फेक्शन का, तो क्या ये कह सकते हैं कि बात जो आई है उसमें लोगों ने कहा कि सिर्फ 15%, जो 9000 से ज्यादा केसेस, उसमें 15% मरीजों को कोरोना हुआ ही नहीं था, और 55% ऐसे थे जिनको शुगर थी, और 45% ऐसे थे जिनको शुगर नहीं थी। यानी 55 जिनको शुगर थी और 45% जिनको शुगर नहीं थी। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, ये सवाल है लोगों के सामने, और लोगों के सामने बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर हो क्यों रहा है, और इससे लोगों के मन में दहशत भी है। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल जी, थैंक यू। ये शुगर और म्यूकोर माइकोसिस, जिसको हम लोग आजकल ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, हालांकि वो काला फंगस नहीं होता है, फिर भी वो उनमें एक रिश्ता तो है, हमेशा से है। हम लोग एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट साल में 2-3 केस देख लिया करते हैं म्यूकोर माइकोसिस के। कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड में क्या हुआ है कि जो पब्लिश्ड केसेस हैं अभी तक वर्ल्ड वाइड, उसमें कोविड में जितने भी केसेस में म्यूकोर हुआ है उसमें 80% में डायबिटीज है और 75 से 80% को स्टेरॉइड भी मिले हैं। तो ऐसा हालांकि जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को डायबिटीज ही हो जिसको भी म्यूकोर हो रहा है, म्यूकोर माइकोसिस, लेकिन डायबिटीज और उसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि म्यूकोर एक नॉर्मल फंगस है, एक आमतौर पे पाए जाने वाला सामान्य सा फंगस है जो अक्सर सब जगह रहता है, हवा में भी रह सकता है, जो सॉइल में भी रहता है, और हमारी नाक की म्यूकोजा में भी रह सकता है नॉर्मली। लेकिन ये हमें परेशान नहीं करता है, क्योंकि हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इससे लड़ लेती है और इसको ठीक कर देती है। अगर हमारी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो या ऐसी जगह मिले म्यूकोर को उपजाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जहां उसको सब चीज की सुविधा हो, जैसे
शुगर बढ़ी हुई हो, शरीर की इम्यूनिटी कम हो, शरीर की फाइट करने की कैपेसिटी कम हो, स्टेरॉइड्स चल रहे हो जिनसे दोनों चीज होगी, जिससे इम्यूनिटी भी कम होती है और शुगर भी बढ़ती है, और कई चीजें होती जिसको कोई ट्रांसप्लांट हो चुका है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है ना। अब प्रश्न ये है कि कोविड में इस बार इतने ज्यादा केस क्यों देखे जा रहे हैं? तो कुछ कारण तो डेफिनेटली ये है कि इस बार स्टेरॉइड यूजेज ज्यादा है पिछली बार से, और बहुत से लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए, पहले स्टेरॉइड शुरू कर दिया, क्योंकि पिछली बार से लोग इतना डर गए थे कि स्टेरॉइड शुरू से ही दिया जा रहा है। कई लोगों ने बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना उसके भी ऐसे स्टेरॉइड शुरू कर दिया। स्टेरॉइड का यूजेज डेफिनेटली ज्यादा हुआ है इस बार। एक दूसरा, कई बार क्योंकि लोग अच्छे डॉक्टर्स पे या वो नहीं पहुंच पाए, तो शुगर की चेकिंग और मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। ये दो फैक्टर्स तो हैं ही। इसके अलावा और भी है कि आपने देखा होगा फेरिटिन लेवल्स बढ़ते हैं ऐसे में जब कोविड इन्फेक्शन होता है। तो फेरिटिन आयन, जो एक फेरिटिन आयन का सोर्स है, तो जो इन्फ्लेमेशन फेरिटिन से पता लगता है, वो जो आयरन रिलीज करता है, वो आयरन भी म्यूकोर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में ऑक्सीजन की कमी और जो ब्लड फ्लो में कमी होती है कोविड में, उसकी वजह से भी, तो मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे जुड़ के हो रहे हैं, कई सारे कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर भी ये कहना जरूरी है कि हमें सब कारण नहीं मालूम है। हो सकता है कोई और ही कारण मिले जो कि इस वेरिएंट से कनेक्टेड हो या इस तरह के स्ट्रेन से कनेक्टेड हो, लेकिन उसका हमारे पास का अभी प्रूफ नहीं है। अभी कोई जवाब अभी नहीं है। और ये जो आप मल्टीपल बता रहे हैं, मैं ईएनटी के एक्सपर्ट बैठे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं इसके बाद कि मैं आगे जाऊं डॉक्टर गांगुली के पास। मैं डॉक्टर राहुल, मैं जानना चाहता हूं, आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 14 मरीज आपके पास माइकोसिस के थे, जिसमें से एक जो था जिसको शुगर नहीं था, और 13 थे जिनको कोरोना हुआ था। मैं जानना चाहता हूं ये कि जो लोग जिनको कभी शुगर हुआ ही नहीं, जिनको शुगर थी ही नहीं, एक कैसे ऐसा के जो नंबर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कह रहे हैं 45% ऐसे हैं जिनको शुगर हुई ही नहीं, कभी थी ही नहीं कभी, और ये केसेस आ गए म्यूकोरमाइकोसिस के। तो ये कैसे हुआ? ये फंगल इन्फेक्शन कैसे उन तक कैसे आया? जी ऐसा है कि डॉक्टर अग्रवाल, जितने भी लोग जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, हाँ, जैसा ऐसा है कि इस मामले में जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पहले से डायबिटिक नहीं थे, लेकिन स्टेरॉइड देने की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ गए, जिसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़। तो इस प्रकार के मरीज जिनको नहीं था शुगर या उनको नहीं पता था, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको शुगर होती है या बॉर्डर लाइन होती है, उनको नहीं पता होता या उन्होंने कभी चेक नहीं कराई। शुगर का कोई ऐसा डायरेक्ट सिम्टम नहीं है इनिशियल स्टेजेस में कि भाई ये सिम्टम आता है तो हमें पता चल जाएगा कि शुगर है, वो थोड़ा लेटर स्टेज पे आता है। तो ऐसे बहुत मरीज हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें शुगर थी या बॉर्डर लाइन थी, और स्टेरॉइड्स देने की वजह से उनके शुगर लेवल्स बढ़ गए, तो वो केसेस भी म्यूकर के चपेट में आ गए। हेलो, राइट डॉक्टर साहब, मैं जी राइट डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूं, डॉक्टर सुन रहा हूं। वो आप कह रहे हैं कि स्टेरॉइड के केसेस हैं। मैं एक बाइट आपको सुनाना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े, निदेशक मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च महाराष्ट्र के, वो मैं चाहता हूं कि वो प्ले की जाए, वो बाइट प्ले की जाए जो उन्होंने कही है, खासतौर से प्लैक फंगस को लेकर। 2000 से ज्यादा केसेस हैं महाराष्ट्र में। तो डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट जो है मैं सुनाना चाहता हूं पहले अपने पैनल पे, और उसके बाद मैं डिस्कशन में आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर तात्याराव लाड़े की बाइट। म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये अगर इलाज के वजह से बढ़ता तो फर्स्ट वेव में भी बढ़ता था, क्योंकि यही इलाज जो है फर्स्ट वेव में करते हैं, इसलिए इलाज की वजह से अकेले नहीं बढ़ रहा है। ये ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन हो गया है, और ये म्यूटेशन होने के बाद जो स्ट्रेन आ गया है म्यूटेंट, उसमें ऐसा बोला जाता है कि दिस इज़ अफेक्टिंग द पैनक्रियास बीटा सेल, एंड बीटा सेल के जो पैनक्रियास को अफेक्ट कर रहा है, इसके वजह से जो शुगर है वो बढ़ रहा है। इट मीन्स वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। उसी के साथ साथ जो स्टेरॉइड देते जाते हैं वो तो देना ज़रूरी होता है, या डायबिटीज जिनका कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी हो रही है, और इसलिए इलाज के वजह से हो रहा है ये बोलना गलत रहेगा। राइट
डॉक्टर तात्या का कहना है कि वायरस इज इंक्रीजिंग द शुगर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर राहुल पंडित, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर गांगुली आपके पास आना चाहता हूं। म्यूटेशन जो हो रहा है, लगातार जो म्यूटेशन हो रहा है, वो चिंता का विषय है। और ब्लैक फंगस यानी फंगल इन्फेक्शन की हम बात करें, ना कि हम म्यूकोमाइकोसिस को नाम लें बार बार, फंगल इन्फेक्शन की बात हम कहते हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय बना हुआ है म्यूटेशन को लेकर, और ये इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और इस तरफ गहनता से सोचने की जरूरत है या रिसर्च की जरूरत है। डॉक्टर गांगुली, देखिए, म्यूटेशन से सीवियरिटी और डिजीज प्रोफाइल की तो चेंज हुई है। जो फर्स्ट वेव में जो प्रोफाइल था, सेकेंड वेव में जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल अलग है। इसमें यंगर लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, इसमें फीवर ज़्यादा हो रहा है, इसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, इसमें थ्रोम्बोसिस के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें सेप्टिसीमिया भी ज़्यादा हो रहा है। इसमें ये प्रोफाइल तो पूरा चेंज हुआ है। ये सिर्फ ट्रांसमिसेबल ज़्यादा नहीं है, ये विरुलेंट भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम म्यूकोर की बात बोलते हैं, ये जैसे मित्तल जी ने बोला, ये एक बहुत बड़ा नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऑलरेडी था वार्ड्स में। वहाँ पर ये म्यूकोर वन ऑफ द मेजर नोजोकोमियल इन्फेक्शन था। क्लेप्सिला के बाद, सुडोमोनास इकोलाई के बाद ये वाला था जो हॉस्पिटल में, आईसीयू में और जो लोग वेंटिलेटर्स वगैरह में हैं उनमें ये होता था। तो ये नहीं था कि ये कोई नई चीज़ आ गई। सडनली सारे आईसीयूज भर गए, जहाँ पर थोड़े से होते थे पूरा का पूरा भर गया। एनवायरनमेंट में ये स्पोर्स घूमते हैं, ये नाक में ये होता है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं तो हाइजीनिक इश्यूज भी आती हैं, उनके बॉडी सरफेसेस का हाइजीन भी ठीक से नहीं होता। और उसके बाद जो ब्लड शुगर है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनमें ये बढ़ जाता है जब स्टेरॉइड मिलता है। और ये जो वायरस है ये शुगर में थ्राइव करता है, ये शुगर को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करता है। वही 2GG जो DG जो है वो इसी को रोकती है। शुगर के साथ इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। लेकिन अभी एक अच्छी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इसका एक नया डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी पैथकाइंड जो लेबोरेटरी है, इसने एक PCR टेस्ट ऑफर करना शुरू किया है। वो सैंपल्स जो ब्रोंकियल लवाज हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकती है, ब्लड EDTA का ब्लड हो सकता है जो लिया हुआ है, और दूसरे बॉडी फ्लूइड होते हैं। तो ये बहुत जल्दी ये जो इसका जो डायग्नोसिस है, इसको फैलने से पहले ही इसको एज ए मार्कर यूज़ किया जा सकता है। इसमें दो मार्कर भी फंगाई के यूज़ होते थे, अरेबिनो ग्लूकोमेनान और ग्लूकान डी। तो ये दोनों जो हैं ये मार्कर एज ए यूज़ होते थे, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, बट PCR होने से बहुत सुविधा हो गई है। एम्फोटेरिसिन बी जो अब राइट डॉक्टर साहब, ये तमाम सारे जो डॉक्टर साहब जो तमाम सारे पहलू हैं वो आम जनता नहीं जानते। ये आपका विषय है और आप निश्चित तौर से कि जब पैनल पे डिस्कशन होता है तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक साइंटिफिक रिसर्च लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और एक अनुभव भी है, और ये यूजफुल होगा जिन ये डिबेट्स जो हैं, जो खासतौर से जो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं जो लैब्स में हैं, जो तमाम तरह से काम करते हैं दवाइयों पे, वो इसके लिए यूजफुल है। लेकिन जो आम जनता है, जो बिल्कुल एकदम आम जनता, उसके दिमाग में तो ये सवाल दिमाग में बार बार आ रहा है कि यार फर्स्ट वेव में तो नहीं हुआ, सेकेंड वेव में ये क्यों हुआ, और सेकेंड वेव में शुगर था तो फर्स्ट वेव में भी शुगर था। शुगर का तो डायबिटीज की तो कैपिटल कही जाती है हिंदुस्तान, और जहां तक गंदगी और हाइजीन की बात थी तो वैसे ही स्थितियां थी, और जो इस समय स्थितियां, ऐसा भी कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं थी। जहां तक ऑक्सीजन की बात जरूर थी कि ऑक्सीजन जो थी पिछली बार नहीं उतनी इस्तेमाल हो रही थी जितनी इस बार इस्तेमाल हुई। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपसे सीधे मुखातिब होना चाहता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत, आपने मेरे इसी प्रोग्राम में स्टेरॉइड की वकालत की। मैं मना नहीं कर रहा, इस बात के लिए नहीं कह रहा, वो लाइफ सेविंग ड्रग है, उसको मना नहीं किया जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं इस्तेमाल की जानी चाहिए। लेकिन आपने बहुत पुड़िया की तरह, मैं बहुत लोकल भाषा में, लैंग्वेज में कह रहा हूं कि आपने कहा कि पुड़िया की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूं, आज स्थिति यह है कि म्यूकोमाइकोसिस के केसेस पूरे देश में 9000 से ज्यादा हैं।
डॉक्टर साहब क्या मेरा सवाल ही नहीं बनता आपसे कि मैं पूछूं, जो आपने इसी प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि स्टेरॉइड यूज करिए। आज 10 लोग हैं पैनल पे, ये 10 के 10 कह रहे हैं कि नहीं, स्टेरॉइड का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में स्टेरॉइड एक रीजन है, तो मुझे जानने का हक है कि क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर त्रिपाठी। देखिए प्रतीक जी, इस देश में इतने वरिष्ठ पैनल लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग, इन सबकी जानकारी में है कि एक नहीं कम से कम 1000 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इस देश में लोग 5 नहीं 10 दिन नहीं सालों साल स्टेरॉइड खाते हैं। कोई भी एक्सपर्ट इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखिए समस्या स्टेरॉइड की केवल नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब तक 94 से ऊपर ऑक्सीजन का लेवल है तब तक स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, ना लिखना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि स्टेरॉइड का रोल तब शुरू होता है जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन घट के 94 से नीचे आता है। पहली फेज होती है कोविड की इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें ना हमको पता चलता है ना मरीज को पता चलता है कि क्या हो रहा है। दूसरी फेज होती है रेप्लिकेशन पीरियड। रेप्लिकेशन पीरियड में वायरस का जब रेप्लिकेशन होता है, संख्या बढ़ती है, उस समय ऑक्सीजन नहीं गिरती, केवल वायरस की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन नहीं गिरती है। तो उस दौरान स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब स्टेज इन्फ्लेमेशन की हो जाती है, एक्जुडेशन की हो जाती है, निमोनिया की हो जाती है और 94 से नीचे जब ऑक्सीजन आती है तो ऑलरेडी 40% लंग की कैपेसिटी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो चुका होता है। उस समय रोल स्टेरॉइड का है और उस समय 2 ही चीजें जान बचाती हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड रामबाण है इलाज में, ये सब मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि 9000 केसेस आए हों या जितने भी आए हों, आप मुझे ये बताइए कि सबके सब जो आए हैं वो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में आए हैं। तो सबसे नंबर 1 फैक्टर है ब्लैक फंगस का, वो है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 2 है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ये बात सही है कि जब हम हॉस्पिटलाइज करते हैं तो यही स्टेरॉइड पल्स थेरेपी के रूप में हायर डोज में दिया जाता है, हर आईसीयू में दिया जाता है, हर अस्पताल में दिया जाता है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आई एम नॉट डिनाइंग यू, मैं नहीं कह रहा। आप डॉक्टर्स हैं, पैनल्स हैं, मैं सीधे डॉक्टर राहुल पंडित क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं, मैं जानना चाहता हूं ये प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन, जैसे प्रोफेसर सूर्यकांत कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्टेरॉइड में वो कह रहे हैं ऐसी 10 इलाज हैं जिनमें 10 का 1000 उन्होंने बोला, जिसमें लंबे समय तक स्टेरॉइड्स दी गई हैं या दी जाती हैं, तब तो नहीं हुआ ये ब्लैक फंगस ना। अब क्यों हो रहा है ब्लैक फंगस? ये भी एक सवाल सामने लोगों के सामने खड़ा हो गया कि भाई गांव में जगह पे जहां पे इलाज संभव नहीं है वहां पे हमने स्टेरॉइड से इलाज किया है, लोगों का स्टेरॉइड से इलाज किया है। अब सवाल ये है कि फिर हो कैसे रहा है? अगर स्टेरॉइड से नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा रीजन है? प्रोलॉन्ग, आपने कहा कि प्रोलॉन्ग अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। डॉक्टर पंडित नमस्ते। देखिए प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ा इसको एक ब्रेक डाउन करने दूंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने में। सबसे पहले तो कोविड का जो वायरस स्ट्रेन है, इस वक्त का जो स्ट्रेन जो म्यूटेट होके आया है, इसमें शायद गंभीर जो है बीमारियां जो है, मतलब जो निमोनिया हो रहा है वो काफी सीवियर भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो हर कोविड के पेशेंट को जो है ACE2 रिसेप्टर्स अपने पैंक्रियास पे जो है वहां पे जाके कोविड का वायरस कैन अफेक्टेड एंड कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, उसकी वजह से शुगर बढ़ सकती है। दूसरी बात, जब भी आपको सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज होता है तो आपके बॉडी पे स्ट्रेस होता है, तो उस वजह से भी आपको जो है शुगर बढ़ती है। तीसरी बात यह है कि आप जब स्टेरॉइड्स देते हो तो आपकी इम्यूनिटी भी घटती है और शुगर भी बढ़ती है। इस वक्त अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो उस वक्त जो है आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, स्टेरॉइड इम्यूनिटी कम करते हैं। प्लस हर वायरल जो भी हो, चाहे इन्फ्लुएंजा का हो या कोरोना का हो, थोड़ी बहुत अपनी इम्यूनिटी कम करता है। ये मल्टी फैक्टोरल चीज है। और जैसा पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जब उसके अंदर लो ऑक्सीजन हो गया बॉडी के अंदर और थोड़ा फेरेटिन जैसी चीजें आ गई जो कि एक्चुअली हैव प्रूवन टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो गया है और उसकी वजह से जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आ रही हैं ज्यादा। और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो या प्रोलॉन्ग केयर हो, स्टेरॉइड का डोज जो है वो लो डोज ही है
और स्टेरॉइड का डोज की वजह से नहीं हो रहा है ये तकलीफ। स्टेरॉइड का डोज लो डोज दिया जाता है, अगर हाई डोज दोगे तो तकलीफ होने की ज्यादा संभावना है, पर अनकंट्रोल शुगर जो है उसके वजह से इसकी ज्यादा तकलीफ है। और ऑफ कोर्स आप म्यूटेंट वायरस के वजह से भी बता सकते हो, और दूसरी भी चीजों के बारे में हाइपोथेसिस किया जा रहा है, जैसे कि जिंक की गोलियां है जो कि लोग बहुत आम तरीके से खा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें बताई गई है, एक कोई कारण आप उंगली रख के नहीं बता सकते हो कि इसके वजह से या तो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन या स्टेरॉइड्स हो। राइट डॉक्टर अमरीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा डॉक्टर राहुल पंडित ने कहा कि जिंक और आयरन बहुत दिया, बहुत लोगों ने खाया, इम्यूनिटी का लेकर एक बड़ा सा चैप्टर है जो कि कोरोना के इस दौरान जरूर डिस्कस होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रोग्राम इस पे ही करा जाना चाहिए कि इम्यूनिटी को लेकर तमाम सारी बातें हैं, लोगों ने खाया। और अब लोगों ने कहा कि यह भी एक रीजन हो सकता है कि जिंक और आयरन की टैबलेट्स जो ली हैं आपने और लगातार खाई हैं, वो क्या रीजन नहीं हो सकता? ये भी एक रीजन लोगों ने बताया कि इसको क्लियर किया जाना चाहिए। डॉक्टर अमरीश, देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट वेव में भी ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस थे, रिपोर्टेड हैं, पब्लिश्ड हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट वेव में नहीं थे, अब बहुत ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन दे वर देयर इन द फर्स्ट वेव आल्सो। जहां तक इम्यूनिटी का सवाल है, देखिए हर चीज में अगर हम एक्सेस करेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे तो नुकसान ही होगा। तो अगर थोड़ा सा जिंक या थोड़ा सा विटामिन डी या थोड़ा सा विटामिन सी शरीर को चाहिए, तो लोग उसको दवाई की तरह लिए जा रहे हैं महीनों से, सालों से, तो नेचुरली उसके कुछ ना कुछ एडवर्स इम्पैक्ट, कुछ विपरीत असर हो सकता है। मैं आपको विटामिन डी का एक लाइन में एग्जांपल दूंगा। हमने लास्ट ईयर जो फर्स्ट वेव में 401 लोगों की स्टडी करी थी विटामिन डी और डायबिटीज के लिए, और न तो विटामिन डी के लेवल से कोई आउटकम में फर्क पड़ा, जिसका विटामिन डी लो हो चाहे हाई हो, आउटकम में उसका कोई अंतर नहीं पड़ा, उस पेशेंट का क्या अंजाम हुआ उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। ना ही विटामिन डी उस टाइम देने से कोई फर्क पड़ा कि बहुत फर्क पड़ा हो कि भाई जिसको विटामिन डी दिया उसको वो वेंटिलेटर पे नहीं गया या आईसीयू में नहीं गया, स्टेटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। तो मतलब इम्यूनिटी एक क्रॉनिक चीज होती है, उसको आप एकदम से कुछ खा के बढ़ा लें और खूब सारा जिंक खा ले और खूब सारा आयरन खा ले तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या उसका रोल ब्लैक फंगस में है, ये अभी कोई नहीं कह सकता, ये स्पेकुलेशन है। ये 3-4 स्पेकुलेशंस हैं कि जिंक देने से हो रहा है या आयरन से हो रहा है या स्ट्रेन में ही कोई ऐसा वेरिएशन आया है जिससे सिवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ी है, जिससे हमारी नेजल म्यूकोजा में ऐसा असर हो रहा है कि म्यूकोर जल्दी से असर कर दे रहा है। बट ये सब प्रूवन नहीं है अभी। तो यही प्रूव हुआ है, हो रहा है कि जो म्यूटेशन है, जो स्ट्रेन है, वो इस बार रिस्पॉन्सिबल है। कल हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है ये कि जो म्यूटेशन में 1 to 70% होगी और इसकी विरुलेंस, इसकी स्प्रेड ज्यादा है, और अब ये धीरे धीरे एविडेंस आ रही है, जैसे राहुल ने बोला कि इसकी विरुलेंस भी ज्यादा है। तो उसको कोरिलेट करना स्ट्रेन के साथ अभी पक्का नहीं कह सकते, न जिंक के साथ, न आयरन के साथ, न स्ट्रेन के साथ। अभी हमें जो कन्वेंशनल फैक्टर, जो नोन फैक्टर हैं विटामिन डी के, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, उनको ही करेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरी राय इम्यूनिटी के बारे में एक लाइन में ये है कि आप जरूरत से ज्यादा न करें, नॉर्मल फल सब्जी प्रोटीन डाइट पे रखें। हेल्दी डाइट ही मेन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोई बाहर से पिल्स खाना जरूरी नहीं, और अच्छा व्यायाम वो बहुत जरूरी है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम वो इस बात को समझेंगे कि आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो तमाम टैबलेट्स खा रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, और उसके लिए जो नेचुरल प्रोसेस है उसी पे आना चाहिए। मैं डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास फिर से आना चाहता हूं। तो जब ये डॉक्टर साहब अमरीश ने ये कहा कि जो कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं हम उन्हीं की तरफ जाएंगे, तो अभी भी ये माना जाए, और आप इस बात के लिए रिकमेंड कर रहे हैं लोगों के, क्योंकि गांव और देहात हैं, आप लखनऊ में बैठे हैं मेडिकल कॉलेज में और आसपास का एरिया आप देख रहे हैं, तो अभी भी आप रिकमेंड कर रहे हैं कि स्टेरॉइड्स की जो डोजेज आपने रिकमेंड की हैं वो सही है और वो उसी हिसाब से उन्हीं फैक्टर्स पे चलना चाहिए? आप अभी भी इस बात पे हामी भर रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी, या आपने चेंज कर दिया है समय के साथ? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं किया है प्रतीक जी। मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर राहुल ने और डॉक्टर मित्तल साहब ने बिल्कुल तस्दीक किया है। अभी डॉक्टर राहुल ने कहा कि लो डोज स्टेरॉइड नहीं, ये हाई डोज स्टेरॉइड एक मल्टीफैक्टोरियल लिस्ट में आता है, और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ब्लैक फंगस का एक फैक्टर नहीं है। प्रोफेसर मेरी यहाँ पे यही आपत्ति है। प्रोफेसर मेरी आपत्ति है, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ,
लोग, आपने कहा कि मिसाल के तौर पे 8 mg आपने रिकमेंड करी, 8 mg आपने रिकमेंड करी, और अगर 5 दिन आपने रिकमेंड करी, उसको लगा कि फीवर नहीं कब हो रहा, तो उसने छठे दिन भी 7वें दिन भी खा ली। और आप बड़े बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं कि हम सारे लोगों की आदतें आप जानते हैं, काउंटर क्रॉस द काउंटर पे जाके हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये खतरनाक नहीं हो सकता क्या डॉक्टर त्रिपाठी? मैं जानना चाहता हूं। प्रतीक जी, आज आप जाइए इस प्रोग्राम के बाद और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि 94% से नीचे जब ऑक्सीजन आएगी तो स्टेरॉइड इज ए एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट। मैं कहां कह रहा हूं कि पहले से स्टेरॉइड ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि गांव वालों की आप टेस्टिंग कर नहीं सकते, अस्पताल वहां दे नहीं सकते, डॉक्टर वहां दे नहीं सकते, तो मैंने कहा है कि स्क्रीनिंग करिए पल्स ऑक्सीमीटर से, और जिसकी 94 से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रही है उसको आप वो मानिए प्रिजम्पटिव कोविड। और प्रिजम्पटिव कोविड का ट्रीटमेंट वही होता है जो कोविड का ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी आईसीएमआर की गाइडलाइन आएगी। आप पढ़िए आज जाके आईसीएमआर की गाइडलाइन की, जब ऑक्सीजन बिलो 94 हो तो उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। प्रतीक जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गांव वालों को बचाना है तो 94 के ऑक्सीजन के नीचे जब उनके लक्षण हो कोविड के, प्लस SpO2 94 के नीचे है, इस एंटिटी को कहते हैं प्रिजम्पटिव कोविड, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजम्पटिव कोविड इज सेम एज कोविड। और इसलिए इस समय यही समय है जब स्टेरॉइड का रोल होता है। इस समय आप बचा लेंगे तो अस्पताल में नहीं जा पाएगा, अस्पताल में नहीं जाएगा तो ब्लैक फंगस कहां से होगा? जितने ब्लैक फंगस हो रहे हैं साहब हॉस्पिटल में डेवलप हो रहे हैं, घरों में डेवलप नहीं हो रहे हैं प्रतीक जी, क्योंकि 2 चीजें चाहिए फंगस डेवलप करने के लिए, एक इम्यूनिटी का कमजोर होना और दूसरा सोर्स ऑफ फंगस। हॉस्पिटल के अंदर 5-5 नलियां पड़ती हैं, ऑक्सीजन की नली, राइल्स ट्यूब की नली, कैथेटर की नली, वेंटिलेटर की नली, सब नलियों में दे आर दी सोर्स ऑफ फंगस। तो वहां फंगस का सोर्स भी है, इंटेंसिव केयर यूनिट और इम्यूनिटी भी मरीज की कम हो चुकी है। मैंने बात आपकी समझ ली, आप बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बोल रहे हैं, मैं आपकी बात का सम्मान से सुन रहा हूं, लेकिन दिमाग ये है कि जो पैनल पे बातें आ रही हैं, तमाम बातें आ रही हैं, उनको सबको सुन रहे हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट देखते हैं डॉक्टर राहुल पंडित, और खुद भी टास्क फोर्स के मेंबर हैं, मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं डॉक्टर राहुल पंडित। मैं जानना चाहता हूं जो डॉक्टर साहब ने बात कही, आप एग्री करते हैं जहां तक गांव देहात और दूर दराज के इलाकों को ट्रीट करना है? डॉक्टर राहुल पंडित, मैं जानना चाहता हूं बहुत सीधी सी बात में, लैंग्वेज में, डॉक्टर राहुल पंडित। देखिए स्टेरॉइड्स, हेलो सुनाई दे रहा है? हाँ राइट डॉक्टर, सुनाई पड़ रहा है। हाँ तो स्टेरॉइड जो मेडिसिन है, थैंक यू, स्टेरॉइड जो मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की नहीं लेनी है। एकदम सिंपल सी बात है सर। स्टेरॉइड कोई ये दूध हरी तलवार है, ये अगर आपको अच्छा करती है तो कुछ बुरा भी कर सकती है, ये डबल एजेड सोर्ड है। और आप चिकित्सक से जरूर पूछिए, और चिकित्सक को दिखाने के बाद या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही स्टेरॉइड का जो है सेवन कर सकते हैं, ले सकते हैं आप उसको, और उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। और लोग जाके ले रहे हैं केमिस्ट शॉप के पास, ये भी बात उतनी ही सच है, मैं ये मना नहीं करूंगा। और जो डॉक्टर साहब इसके पहले कह रहे थे कि अगर गांव देहात में डॉक्टर नहीं है तो क्या करेगा, और ये तो जिम्मेदारी उधर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की या उधर का जो प्रैक्टिशनर है उसकी है कि वो बता पाए उनको कि आपको स्टेरॉइड लेना है कि नहीं, अगर आपका सैचुरेशन 94 के नीचे है तो। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका सैचुरेशन 94 के ऊपर है तो आपको स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है, और ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि 94 के नीचे अगर आपका सैचुरेशन जाता है तो स्टेरॉइड लगेगा, और आप उसका जो स्टेरॉइड का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर से लीजिए और उसके बाद ही स्टेरॉइड लीजिए। क्या हो जा रहा है कि अगर आप डॉक्टर के पास समझो एक इमरजेंसी की एक गोली ले ली आपने, और फिर आप डॉक्टर को दिखाने नहीं गए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो वो 2 गोली 5 दिन चली या 6 दिन चली, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है। और मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस वजह से हो रहा है। जैसा डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं कि एडमिटेड पेशेंट्स में ज्यादा दिख रहा है, होम ट्रीटेड पेशेंट में बहुत कम। मैंने इक्का दुक्का केसेस सुनी है कि ऐसे ऐसे हुआ है, पर मैंने कोई मेरे हॉस्पिटल में केस जो है आती हुई नहीं देखी जिसने बताया कि मैं घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहा था और मुझे म्यूकोरमाइकोसिस हुआ। अब तक जो भी केसेस हमारे हॉस्पिटल में आए हैं वो सब एडमिटेड पेशेंट से कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमरीश मित्तल, नाउ टेल मी, क्या करा जाए? ऐसी स्थिति जब है तो क्या किया जाए? अब 2 एडवाइजेस हैं, अब ऐसी स्थिति में व्हाट टू डू? अब आप बताइए, पैनल में हम मौजूद हैं, डॉक्टर गांगुली मौजूद हैं, एंड ENT एक्सपर्ट आपके पास आते हैं डॉक्टर राहुल अग्रवाल। डॉक्टर अमरीश मित्तल, टेल मी व्हाट टू डू। अब ऐसी स्थितियां जब बने तो क्या करें? बेसिकली इतना सिंपल नहीं है ना, थोड़ा सा नुआंस तो होता है।
ये वो नहीं है कि हमने जाके एक बिस्किट खा लिया एक बाजार से लेके। सवाल ये है कि अगर हम स्टेरॉइड को, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करते हैं, तो किसी के लिए वो सूटेबल होता है, किसी के लिए नहीं होता है। अभी आपने इससे पहले मुझसे पूछा जिंक और आयरन के बारे में, जिसको कोई सोचता भी नहीं था कि कुछ फर्क पड़ता है उससे, वो तो नॉर्मल चीज है, ओवर द काउंटर चीज है। अगर उससे भी अब शक हो रहा है, हालांकि कोई प्रूफ नहीं है, कि जिंक और आयरन से भी कुछ असर हो सकता है, जो स्टेरॉइड जैसी ताकतवर दवाई से कुछ ना कुछ फायदा, कुछ ना कुछ नुकसान, सही जगह पे, सही पेशेंट में, सही मात्रा में और सही ड्यूरेशन, सही पीरियड के लिए दी जाएगी, तो स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है कोविड में। और कोई दवा लाइफ सेविंग है ही नहीं। और अगर गलत जगह दी जाएगी तो उसका नुकसान। तो जो लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग जैसे लोग जो दशकों से स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि स्टेरॉइड देना हमेशा दो धारी तलवार होता है। तो इसलिए ये जजमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि जिनका कोविड के कारण अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम जा रहा हो तो स्टेरॉइड इंडिकेटेड है। हम लोग के ग्रुप्स में डिस्कशन होते हैं इसके अलावा किस किस केस में स्टेरॉइड इंडिकेटेड है, वो एक नैरो बैंड अलग है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। ये भी पक्का है कि जिस समय कोविड शुरू होता है उस समय स्टेरॉइड बिल्कुल इंडिकेटेड नहीं होते। पहले कुछ दिनों में शरीर की इम्यूनिटी को मौका देना चाहिए वायरस से लड़ने का। स्टेरॉइड देकर अगर इम्यूनिटी को दबा देंगे तो उल्टा नुकसान होगा। लेकिन अगर 5-6 दिन बाद अगर ऑक्सीजन गिर रही है, फीवर बढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है और डिजीज नहीं कंट्रोल में आ रही है, तब तक वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाता है। लेकिन तब तक वायरस जो केमिकल्स रिलीज करा देता है ब्लड में, जिसको साइटोकाइंस बोलते हैं, उनकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में हो जाता है, स्पेशली लंग्स में, उसको सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सब में नहीं होता, इन्फ्लेमेशन कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। सिर्फ जिनमें ये चीज इतनी बढ़ के होती है कि उनके ऑक्सीजन पे असर हो या लंग्स पे असर हो, उनको स्टेरॉइड की आवश्यकता है। तो इसको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये है ही, जजमेंट डॉक्टर का होना ही है इसमें। राइट। डॉक्टर राहुल अग्रवाल, अब स्थितियां ये है कि फंगस को जब हो जाए और आपके पास आएगा, डिपार्टमेंट सबसे पहला आपका ही है, ईएनटी का, तो फिर उसमें उस समय क्या चारा रह जाता है और देर ना हो ये कैसे हम पता कर लें? डॉक्टर राहुल। जिसको कोविड हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम जो एक चीज़ बहुत कॉमनली देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन्होंने कोविड में स्टेरॉइड्स लिए हैं और उनके शुगर लेवल्स हाई हो गए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम बहुत लोगों को, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, लेकिन उनमें हम शुगर के लेवल्स इतनी जल्दी थोड़ा सा स्टेरॉइड लेने से बढ़ जाएं ऐसा नहीं देखते थे। ये कोविड में ही कुछ ऐसा हुआ है कि पेशेंट ने स्टेरॉइड लिया और उसके शुगर लेवल्स एकदम से इरेटिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो 3 पहचान है वो ये है कि अगर पेशेंट को कोविड हुआ है, उसको स्टेरॉइड्स लेने पड़े हैं और उसकी जो डायबिटीज़ या शुगर लेवल्स हैं वो गड़बड़ हुए हैं। अगर ये 3 चीज़ें हुई हैं और उन होने के बाद जब पेशेंट की छुट्टी हो गई या वो घर पर है, स्टेबल हो गया और उसको लगता है कि उसकी आंखों में ब्लरिंग ऑफ विजन आ गया है, चेहरे पे सुनपन आने लगा है, ऊपर के जबड़े में दर्द होने लगा है, नाक में दर्द होने लगा है, नाक में ब्लीडिंग होने लगी है या आंख से दो दिखने लगा है, इस प्रकार के कोई भी सिम्टम आते हैं तो तुरंत किसी ईएनटी या आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि वो आपके कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करा के या लोकल एग्जामिनेशन करके देख सके कि क्या कोई म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के कुछ निशानी आ रही है क्या। और अगर उन्हें कोई ऐसा लगता है कोई निशानी आ रही है तो उस हिसाब से रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कराएं। राइट डॉक्टर साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज इस पर बातचीत हुई और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे हम कुछ मेहमानों से आपको मुलाकात कराएंगे जो किस तरह से इस लड़ाई से लड़ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने समाज में, सोसाइटी में एक रोशनी कायम की है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भैया जी का।